तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि व्हाट आर द वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी प्लस प्लस। अब ये कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो हमारा प्रोग्राम होता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का कुछ फ्लो होता है, उस प्रोग्राम का कुछ फ्लो होता है। जिस तरीके से जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर रहे होगे, जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी में मूव कर रहे होगे तो आपके पास एक कोई पाथ होगा। क्या होगा भैया? एक पाथ होगा। ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर राइट फ्रॉम द इनिशिएशन टिल वी गेट द फाइनल डिजायर्ड आउटपुट हमारे पास एक पाथ होता है। अब हमारी डेस्टिनेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सपोज मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुंबई नहीं भैया मुंबई होता है, मुझे कानपुर जाना है, मैं अपने हिसाब से टर्न्स एंड ट्विस्ट ले लूंगा, टर्न्स एंड ट्विस्ट ले लूंगा। अगर मैं इस पॉइंट से शुरू करता हूं और इस पॉइंट तक जाता हूं, अब मेरा दिल कह रहा है कि भैया मुझे दिल्ली घूमना है, तो यहां कंडीशन क्या लगी? इफ योर हार्ट सेज दैट यू वांट टू गो दिल्ली, तो क्या करोगे? टर्न लेफ्ट कर जाओगे और इस पाथ पे चल दोगे। ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर अपने डिजायर्ड आउटकम्स को पाने के लिए हमें अपने स्ट्रक्चर को बनाना होता है, प्रोग्राम के फ्लो को बनाना होता है, प्रोग्राम को किस डायरेक्शन में लेके जाना है वो काम कौन करता है भैया? हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स करते हैं, हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स करते हैं। तो C++ के अंदर अपने प्रोग्राम के फ्लो को पाने के लिए, कहने का मतलब क्या है, जो यूजर का डिजायर्ड आउटकम है उस चीज को पाने के लिए हमें कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का हेल्प लेना पड़ता है, जिसके अंदर तीन वैरायटीज आती है, जिसके अंदर तीन वैरायटीज आती हैं जो कही जाती हैं बेसिक कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला होता है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब इसको तुम कंट्रोल स्ट्रक्चर कहो या कंट्रोल स्टेटमेंट्स कहो, स्टेटमेंट्स कहने में मेरे को ज्यादा फील आती है तो चलो स्टेटमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स या मैं कहूं तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, जो इसमें हमारे थ्री टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं सीक्वेंस स्टेटमेंट की, तो ऐसा समझो कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक के बाद एक एक्शंस को हम परफॉर्म करते जा रहे हैं तो उसे हम कहेंगे भैया सीक्वेंस स्ट्रक्चर। दूसरा आता है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको अभी पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि हमें सेलेक्ट करना है, हमें दिल्ली पहुंचना है कि हमें कानपुर पहुंचना है या फिर हमें मुंबई पहुंचना है। तो हमें सेलेक्ट करना है अपनी डेस्टिनेशन और उसके हिसाब से हमें रिक्वायर्ड टर्न्स लेने हैं, हमें रिक्वायर्ड रोड को चूज करना है। ठीक उसी तरीके से प्रोग्राम के फ्लो में अगर हमें दो एक्शंस के बीच में सिलेक्शन करना है कि अगर मैं इधर जाऊंगा तो मुझे मेरा रिजल्ट मिलेगा या फिर इधर जाऊंगा तो मुझे अपना आउटपुट मिलेगा, तो ये जो सिलेक्शन वाली प्रोसेस रहती है ये सिलेक्शन स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्ट्रक्चर की मदद से हो पाती है। कई बार क्या होता है कि जब आप एक मार्केट में हो तो आपको गोल चक्कर भी लगाना होता है, आपको एक लूप लगाना होता है। प्रोग्राम्स में भी कुछ इस तरीके से लूप्स होते हैं। कई बार हमें सेम एक्शंस को बार बार परफॉर्म करना होता है, सेम एक्शन को एक नंबर ऑफ टाइम, सपोज 10 बार परफॉर्म करना है, उसके लिए हम एक लूप लगा देते हैं। तो वो क्या करता है, उसी को 10 बार परफॉर्म करके और उसके बाद अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ता है। तो ये वाली जो चीज हम करते हैं ये किसकी मदद से करते हैं भैया? लूप स्ट्रक्चर की मदद से या लूप स्टेटमेंट्स की मदद से हम करते हैं। अब बारी बारी करके मैं इन तीनों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। चलिए विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन करूं, कहीं मत जाओ। अब ये एक डायग्राम मैंने छोटा सा बता दिया है, मतलब जब एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए ना कि व्हाट आर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, तो वहां पे आप ये डायग्राम जरूर बनाओगे और इस डायग्राम के इंडिविजुअली आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये डायग्राम आप बना लेना। इसमें क्या है कि भैया जो आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला है हमारा, सबसे पहला है हमारा सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहला है हमारा सीक्वेंस, जो कि मैं अभी आगे आपको समझा रहूंगा, बहुत ही गोलू सा, बहुत ही इजी सा है। ठीक है, दूसरा है हमारा सिलेक्शन, जो कि मैंने आपको अभी पिछले बताया, उसमें आप इफ एल्स और स्विच केस, ये 2 सिलेक्शन स्टेटमेंट्स देख रहे होगे। एक और बताऊंगा इफ, नॉर्मल इफ का पहले बताऊंगा, उसके बाद इफ एल्स बताऊंगा, उसके बाद स्विच बताऊंगा। और थर्ड आता है हमारा लूप। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन हम देख रहे होंगे।
स्टार्टिंग विद द सीक्वेंस, सबसे पहला देखते हैं कि हमारे सीक्वेंस स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सीक्वेंस स्टेटमेंट के अंदर हमारे प्रोग्राम्स को चालू करने से एंड तक लाइन में जितने भी एक्शंस आते जा रहे हैं, हम एक एक करके सबको परफॉर्म करते जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर मैंने बताऊं तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड में मैंने क्या किया कि भैया एक ए नाम का वेरिएबल बनाओ जिसमें हम डेटा टाइप कौन सी रखेंगे, इंटीजर, और उसके अंदर हम 10 वैल्यू को स्टोर करा देंगे। उसी की ये हो गया एक एक्शन, ये एक्शन परफॉर्म किया। अगली लाइन में हमने क्या किया, बी के अंदर 20 को स्टोर करा दिया। उसके अगली लाइन में हमने क्या किया, सम नाम का एक और वेरिएबल बनाया और उसके अंदर a प्लस बी को हमने स्टोर करा दिया। उसके अगली लाइन में हमने क्या किया, उसी चीज को प्रिंट करा दिया कि भैया जो आपका सम है वो a प्लस बी यानी कि सम के बराबर है, तो इस चीज को हमने प्रिंट करा दिया। हमने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया है कि एक के बाद एक 4 एक्शंस को परफॉर्म किया है, एक के बाद एक 4 एक्शंस को परफॉर्म किया है इन अ सीक्वेंस। इन्हीं टाइप ऑफ एक्शंस को, इन्हीं टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम क्या कहते हैं भैया, सीक्वेंस स्टेटमेंट्स। इसी चीज को हमने यहां पे लिखा है डेफिनेशन के फॉर्म में, सीक्वेंस स्टेटमेंट्स आर द डिफॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। जो हमारा C++ कंपाइल, जो भी आप कंपाइलर यूज कर रहे हो C++ लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो एक के बाद एक सीक्वेंस में सारे एक्शंस को एग्जीक्यूट कराता चला जाता है। चलिए अब इसी को डेफिनेशन में अगर हम देखें, सीक्वेंस स्टेटमेंट्स आर द डिफॉल्ट मोड ऑफ एग्जीक्यूशन इन C++, बता दिया मैंने। अब दे आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर दे अपीयर, मतलब जिस ऑर्डर में वो लिखे हुए होते हैं एक के बाद एक वो एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। चलिए इस चीज को नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट कर लो भाई। अब अगला टाइप ऑफ स्टेटमेंट अगर हम देखें तो भैया हमारा अगला टाइप ऑफ स्टेटमेंट आता है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। इन सिलेक्शन स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों कहते हैं भैया, क्योंकि यहां पे हम किसी एक स्टेटमेंट को देखते हैं, किसी कंडीशन को देखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो हम कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे कि ये बड़ा सा प्यारा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में मैंने क्या बताया है कि सबसे पहले हमने एक कंडीशन चेक करी, हमने एक कंडीशनल स्टेटमेंट रखी। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने ये चेक किया कि क्या जो सपोज हमारे पास एक कोई एंटिटी है, वो कुछ भी हो सकता है, जिंदा है, एनिमल है, इतना ही बस पता है कि जिंदा है, सांस ले रहा है, धड़कनें चल रही हैं, और जानवर है, बस हमें इतना पता है। अब दूसरा, सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई कि क्या वो एक मैमल है, क्या वो एक मैमल है। अब मैमल हम किसे कहते हैं, जो एक बच्चे को जन्म देता है, जो एक बेबी को जन्म देता है। और मैमल कौन नहीं होते हैं, जो अंडों को जन्म देते हैं। तो मतलब जो लाइफ को आगे बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट रहता है, ये बेसिक 2 तरीकों से होता है, या तो आप डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रहे हो, या फिर आप बर्ड्स हो तो आप अंडों को दे रहे हो। तो ये जो अंडे देते हैं इन्हें हम मैमल्स नहीं कहते, और जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं उन्हें हम मैमल्स कहते हैं। तो ये बेसिक मैंने आपको जानकारी दे दी। सपोज अब हमने कंडीशन क्या रखी कि क्या ये एक मैमल है। अगर ये एक मैमल है तो क्या ये एक पेट है। पहला, अगर ये एक मैमल होगा तो सपोज अगर ये एक मैमल नहीं होगा तो हमें क्या पता चल जाएगा कि भैया ये डायरेक्टली एक बर्ड है। हम डायरेक्ट बोल देंगे कि ये एक बर्ड है। अगर मैमल नहीं है तो एक बर्ड है, क्योंकि अंडे वही देता है। दूसरी तरफ अगर ये एक मैमल है तो दूसरी कंडीशन चेक करो कि ये जो भी मैमल है, अब ये मैमल कुछ भी हो सकता है, शेर है, कुत्ता है, इंसान है, हाँ हम भी एक पेट हो सकते हैं किसी के। तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है कि हाँ वो एक मैमल है, तो अब हम चेक करेंगे कि इज इट अ पेट, क्या वो किसी का पालतू जानवर है। तो अगर पालतू जानवर है तो हम, एक सेकेंड भैया, अगर पालतू जानवर है तो हम कह सकते हैं कि वो कुत्ता हो सकता है। अगर पालतू जानवर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भैया एलिफेंट हो सकता है, हाथी हो सकता है। तो ये हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से देख लिया कि हमें एक कंडीशन दी गई, अगर वो कंडीशन गलत है तो हमने कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट दिया, अगर वो कंडीशन सही है तो हमने कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया। ये कुल मिला के काम रहता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स का। किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर पहली कंडीशन होती है, वो सही है तो क्या करना है, गलत है तो क्या करना है, 3 चीजें रहने वाली हैं। जो हमारे सिलेक्शन स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट्स रहते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स अलाउ द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट पाथ्स
ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशन। ये पाथ ही तो है, हाँ जी भैया ये पाथ ही तो है। अगर ये चीज हो गई तो ये पाथ लेना है, अगर ये चीज नहीं हुई तो ये पाथ लेना है। तो ये पाथ बेस्ड एग्जीक्यूशन होता है। द प्राइमरी सिलेक्शन स्टेटमेंट इन C++ आर इफ एल्स एंड स्विच। ये जो सिलेक्शन स्टेटमेंट, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये प्राइमरीली 3 टाइप्स के होते हैं, इफ एल्स एंड स्विच। नींद आ रही है क्या भाई? नींद आ रही है तो सो जा। नहीं आ रही है, देख पाटिल भाई को नींद आ रही है। रात के 3 बज रहे हैं मेरे बाप। देख चलिए, अब यहां तक हमने क्या देखा कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कौन से टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। अब अगला सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट होता है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, सपोज ये साइन बोर्ड है, आपने कभी ना कभी एक ऐसा साइन बोर्ड जरूर देखा होगा। आप क्या कर रहे हो कि एक सीधी नेशनल हाईवे में चलते जा रहे हो, आपको बोट नाम के गांव में पहुंचना है, और आप एक सीधी सड़क पे चलते जा रहे हो। कहीं पे इस पॉइंट पे आके आपको एक ऐसा साइन बोर्ड दिखता है जो बताता है कि अगर आपको बोट जाना है तो आप लेफ्ट की तरफ मुड़ दो, अगर आपको बोट जाना है तो आप लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ। इसमें क्या है, इसमें क्या हुआ कि भैया यहां पे हमने एक इफ स्टेटमेंट लगा दिया कि इफ यू वांट टू गो ऑन बोट, इफ यू वांट टू गो टू बोट, तो आप क्या करो, लेफ्ट में मुड़ जाओ। इफ बोट तो आपको क्या करना है, लेफ्ट टर्न लेना है। अगर आपको बोट नाम के गांव में जाना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टर्न ले लोगे। और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो आप सीधा चलते रहो भैया, अपने पाथ में आप सीधा चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट के अंदर जो आपका इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होता है उसके अंदर एक स्टेटमेंट दिया रहता है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके अंदर का एग्जीक्यूशन कराओगे, जैसे इस केस में लेफ्ट मुड़ना है, उसके अंदर का एग्जीक्यूशन कराओगे। लेकिन अगर वो इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो आप अभी जिस पाथ में चल रहे हो उस पाथ में कंटिन्यू करोगे, उस इफ स्टेटमेंट से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको बोट गांव में नहीं जाना होगा तो मैं तो मुड़ के देखूंगा मिनी भाई कि वो कौन सा साइन बोर्ड लगा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इफ कंडीशन का हमें ये कुछ हिसाब किताब समझ में आ गया। पहले ये सिंटेक्स क्या होता है देख लेते हैं। इफ लिखना है, उसके बाद दिस कंडीशन इज ट्रू। अगर इसके अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रू है तो ये फॉलोइंग कोड को एग्जीक्यूट कर दो। अब इस कंडीशन में हमने क्या लिखा, बोट। अगर आपको बोट गांव में जाना है तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि लेफ्ट मुड़ जाओ। इसी का एक एग्जांपल, टेक्निकल एग्जांपल, भैया आप बोट बता रहे हो, कुछ प्रोग्रामिंग भी पढ़ा दो। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहला एक नंबर वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने 10 स्टोर कराया और हमने चेक किया इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 तो हमें प्रिंट करा के दे दो कि नंबर इज पॉजिटिव। हाँ भैया, इस कंडीशन में जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है तो हमने प्रिंट करा दिया नंबर इज पॉजिटिव। अगर नंबर ग्रेटर देन 0 नहीं होता, यहां माइनस में कोई वैल्यू होती, तो हम क्या करते, इस चीज को प्रिंट नहीं कराते, इस चीज से हमें कोई भी लेना देना नहीं रहता, और इसके बाद जो भी लाइंस लिखी हुई है प्रोग्राम की हम उसको सीधा सीधा एग्जीक्यूट कर देते। तो क्या हमें इफ स्टेटमेंट की जो सच्चाई है, जो उसके बारे में कॉन्टेक्स्ट है, वो मिल गया। ये डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट कर सकते हो। बहुत ही बारीक मैंने चीजों को लिखा है, इसको इरेज कर देता हूं। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने ये चीजें बनाई थी, है ना। और ये बोट वोट करना चाहते हो तो कर लो, याद ही रहेगा। बाकी ये चीज तो आपको करनी ही है, याद आ जाएगा। चलिए, अगला हमारा स्टेटमेंट जो है वो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स। एक सेकेंड, हाँ, एग्जाम में लिखना किस तरीके से, जब आपको अगर पूछे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, टाइप्स बताओगे, टाइप्स के अंदर सीक्वेंस बताओगे, सीक्वेंस के बाद सिलेक्शन बताओगे, सिलेक्शन के बगल में स्लैश करके कंट्रोल स्टेटमेंट्स करोगे। उसके बाद सिलेक्शन के अंदर पहला आएगा इफ के अंदर पहले उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, सिंटेक्स बताओगे, एग्जांपल लिखोगे, और उसके बाद ये फ्लो चार्ट बनाओगे। फ्लो चार्ट थोड़ा सा जरूरी पड़ जाता है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। फ्लो चार्ट मैंने आपको बनाना सिखाया था, सेकंड वीडियो थी शायद फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट के अंदर हमें सिंपली क्या करना है कि हमने स्टार्ट किया, इनिशियलाइज किया, एक एक्सप्रेशन को चेक किया, अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू है तो ये वाला पाथ ले लो, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दो। अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स है तो अपने कोड में आगे बढ़ो, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करो। तो ये फ्लो चार्ट है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अब मत बोलना भैया कि नोट्स बड़े बनाते हो, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान में रखनी जरूरी है। चलिए, अगला जो हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर है, या मैं कहूं जो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, वो है भैया इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, मैंने एक यहाँ पे कोई फोटो रखी थी,
इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, हम थोड़ा इस डायग्राम से समझ रहे होंगे कि सबसे पहला मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए निकल गया हूं। अब इसके बीच में कई सारे रास्ते होंगे, इसके बीच में कई सारे रास्ते होंगे। सपोज मैं यहां से कुछ यहां तक पहुंचता हूं और यहां पे मुझे एक साइन बोर्ड दिखता है कुछ इस तरीके का कि भैया अगर आपको चंडीगढ़ जाना है तो यहां से आप सीधे जाते जाओ, अगर आपको शिमला जाना है तो यहां से राइट मुड़ जाओ, और अगर आपको पटियाला जाना है तो यहां से आप लेफ्ट मुड़ जाओ। ये इफ एल्स कंडीशन की तरह लग रहा है कि इफ, यहां पे लिखा हमने इफ यू वांट टू गो चंडीगढ़, इफ यू वांट टू गो चंडीगढ़, तो इसके अंदर क्या, कंटिन्यू स्ट्रेट। एक सेकेंड, ये मतलब देख लेना, कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू स्ट्रेट। अब इसके अंदर अगला इफ, अगले इफ के अंदर हमने लिखा कि अगर आपको शिमला जाना है, सपोज शिमला जाना है तो क्या करोगे, टर्न। शिमला के लिए हमने क्या करना है भैया, टर्न राइट करना है, टर्न राइट। अब ये टर्न की स्पेलिंग भी गलत होगी, लिख लो अपने हिसाब से। चंडीगढ़ जाना है स्ट्रेट चलते जाओ, शिमला जाना है राइट मुड़ जाओ। लास्ट में एक और बचा तो हम एल्स लगाएंगे। जब सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन बचे तो क्या लगाना है, एल्स लगाना है। अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पटियाला ही बचा हुआ है तो हमें यहां बताने की जरूरत नहीं है कि एल्स अगर हमें पटियाला जाना है, पटियाला बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से अगर आपको चंडीगढ़ भी नहीं जाना है, शिमला भी नहीं जाना है, मतलब कि आपको ऑटोमेटिकली पटियाला जाना है, तो आप क्या करोगे, टर्न कर दोगे राइट, टर्न राइट। कहने का मतलब क्या है कि यहां हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इफ आपको चंडीगढ़ जाना है, आपको यहां से स्ट्रेट जाओ। इफ आपको शिमला जाना है, राइट मुड़ जाओ। और एल्स अगर चंडीगढ़ और शिमला दोनों ही नहीं जाना है तो सिर्फ एक ही रास्ता खाली है, वहां पे चले जाओ। वो रास्ता कहां जाता है भैया, पटियाला जाता है। वो रास्ता कहां जाता है भैया, पटियाला जाता है। क्या आपको इफ एल्स स्टेटमेंट समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ चुका है। इस एग्जाम्पल को चाहो लिख सकते हो, वरना मतलब ऐसे कुछ जरूरी नहीं है, और एग्जाम में तो बिल्कुल मत लिख के आना, एग्जामिनर नंबर काट देगा। इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स one block of code if a condition is true and another block if the condition is false। अगर हमें चंडीगढ़ जाना है तो उसके अंदर जो कोड लिखा होगा उसको फॉलो करेंगे, और अगर चंडीगढ़ नहीं जाना होगा, अगर चंडीगढ़, एक सेकेंड यार ये तो पेन भी साला दिमाग खराब, अगर चंडीगढ़ नहीं जाना है तो हम अनदर ब्लॉक ऑफ कोड को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट दिस कोड, and if this condition is not true else this code be executed। चलिए एग्जाम्पल की बात अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक नंबर इनिशियलाइज किया -5, एक नंबर इनिशियलाइज किया जिसके अंदर वैल्यू रखी -5। अब हमने चेक किया कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0 द नंबर इज पॉजिटिव। अब एल्स पार्ट में हमने क्या रखा कि अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्या प्रिंट करा दो, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। तो आउटपुट में यहां क्या आने वाला है, आपको क्या लगता है, क्या ये इफ वाली कंडीशन चेक होने वाली है? क्या नंबर हमारा 0 से बड़ा है? नहीं भैया, -5 0 से बड़ा नहीं होता है, तो इस चीज को हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब जब अगर ये एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो एल्स में जो रखा हुआ है उसको सिंपली एग्जीक्यूट कर देंगे, यहां किसी कंडीशन को चलाने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हमारा प्रिंट क्या हो जाएगा, द नंबर इज नॉट पॉजिटिव। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? और ये इसका फ्लो चार्ट हो गया। सबसे पहला क्या हुआ कि ये कंडीशन चेक करी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला कोड चलाएंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आगे एल्स वाला कोड रखा हुआ है उसको चला देंगे। दोनों को एग्जीक्यूट करने के बाद हम अपने कोड में आगे बढ़ जाएंगे। क्या इतनी चीज समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। चलिए अब अगला क्या देखें भैया, ये चंडीगढ़ पटियाला तो हो गया। चंडीगढ़ पटियाला के बाद आता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट थोड़ा सा और गोलू है, मतलब स्विच स्टेटमेंट में हमें क्या करना होता है कि जैसे इफ एल्स में हमें कंडीशंस चेक करनी होती है, स्विच स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। स्विच स्टेटमेंट में क्या होता है कि सपोज सचिन नाम का कोई आदमी है, चलो सचिन नहीं भैया, कभी हमारा भी नाम ले लिया करो। राहुल नाम का कोई आदमी है, राहुल तो आपके भैया का नाम है, राहुल भी हटा दो, क्या नाम ले ले, शिवम। सपोज शिवम नाम का कोई आदमी है,
शिवम के आए हैं ग्रेड बी, शिवम के आए हैं ग्रेड बी। हमने शिवम का जो ग्रेड है उसको ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब यहां पे लगाया हमने स्विच केस, यहां पे लगाया हमने स्विच केस, हमने लगाया स्विच केस। स्विच केस के अंदर हमने केसेस डिफाइन किए हैं कि केस ए बी सी, अगर उसका ग्रेड ए है तो सी आउट कर देना है, प्रिंट कर देना है कि ग्रेड एक्सीलेंट है। अगर उसका ग्रेड बी है तो प्रिंट कर देना है गुड। अगर उसका ग्रेड सी है तो फेयर प्रिंट कर देना है। अगर ए बी सी इन तीनों के अलावा कुछ भी हो तो क्या करना है, इनवैलिड ग्रेड अपन को प्रिंट कर देना है। सपोज यूजर से हमने पूछा, ये तो प्रोग्राम चलो इनकम्प्लीट है एक तरीके से, यूजर से हमने पूछा कि बताओ आपका ग्रेड क्या है। अब जब उसने हमें अपना ग्रेड दे दिया, सपोज उसने हमें दिया क्या, ए, उसने हमें इनपुट में दिया ए, ये वैलिड है। ए नाम का केस हमारे पास रखा हुआ है, जिसका केस होगा उसी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, उसके अलावा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, हमें आउटपुट में मिल जाएगा इनवैलिड ग्रेड। सपोज अब उसने हमें इनपुट में दे दिया कि भैया ए मेरा ग्रेड है, तो मुझे आउटपुट में क्या दे देना है, एक्सीलेंट। स्विच केस में अंदर में प्रोग्राम चलेगा, चेक करेगा क्या ए नाम का केस कोई है, हाँ जी भैया एक केस है, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब अगर वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बंदा होता और वो लिख देता कि जो मेरा ग्रेड है वो 96 है, वो गलती से अपने नंबर अपने ग्रेड में लिख देता, तो क्या होता, क्योंकि 96 किसी भी केस में प्रेजेंट नहीं है तो डिफॉल्ट में जो केस प्रेजेंट है इनवैलिड ग्रेड, ये प्रिंट हो जाने वाला है। स्विच केस में कुछ हमारे पास डिफाइंड केसेस होते हैं कि अगर तुम ये इनपुट में दोगे तभी हमारा प्रोग्राम चलेगा, वरना डिफॉल्ट में हमने एक कंडीशन लगा के रखी है कि अगर इनमें से कुछ नहीं होता है तो इनवैलिड ग्रेड आप प्रिंट कर दो, या इनवैलिड जो भी चीजें हैं उसको प्रिंट कर दो। तो स्विच केस इस तरीके से काम करता है, हालांकि प्रोफेशनली इसको इतना यूज किया नहीं जाता है, बट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज हमें ये चीज जाननी जरूरी है। स्विच स्टेटमेंट, द स्विच स्टेटमेंट इन C++ is used to execute the different blocks of statement based on the value of the given expression। given expression की वैल्यू a थी तो हमने ये यूज किया, अगर b होती तो हम गुड प्रिंट कराते, और अगर 96 होती या कोई भी अदर इनवैलिड कैरेक्टर होता तो हम उसको इनवैलिड ग्रेड डिक्लेयर कर देते। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, हमें स्विच केस भी समझ में आ चुका है, इस चीज को नोट करो मेरे गोलू। अब अगला और लास्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट जो हमारा आता है वो आता है भैया लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या हिसाब किताब रहता है कि अगर हमें सेम टास्क को कि तुम्हें भैया कूदना है, यहां पे कोई बंदा खड़ा है और बंदा बना देता हूं बढ़िया आराम से, ऐसा कुछ है, उसकी 3 टांगे हैं, नहीं 3 टांगे तो नहीं, लड़का है उसकी 2 टांगे हैं, 2 पैर है, 1 मुंह है और वो कूदना चाह रहा है। मैं बोल रहा हूं कि तुझे 10 बार कूदना है, तुझे 10 बार कूदना है। मैंने उसे क्या कह दिया कि लूप में तुझे 10 बार कूदना है, तुझे 10 बार कूदना है। तो मैंने क्या किया, उसको एक टास्क दिया, उसे सेम टास्क को रिपीटिशन में परफॉर्म करना है। किसी भी प्रोग्राम के अंदर जब हमें सेम स्टेटमेंट को 10 बार या रिपीटिशन में बहुत एक उसकी सेम टास्क को हमें नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, तो उस जगह पे हम लूपिंग स्टेटमेंट का हेल्प लेते हैं। और इनमें बहुत सारे वैरायटी रहते हैं, अभी शायद मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चल नहीं रहा है, लेकिन बहुत सारे वैरायटी रहते हैं। सबसे पहला टाइप होता है फॉर, दूसरा टाइप होता है व्हाइल, और तीसरा आता है डू व्हाइल। लूपिंग स्टेटमेंट पहले समझ गया आ गया, दोबारा समझाऊंगा मैं। लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि तब यूज किए जाते हैं जब हमें किसी स्पेसिफिक टास्क को नंबर ऑफ रेपिटेशंस देने हो, मतलब कि बहुत सारे नंबर ऑफ टाइम्स सेम टास्क को रिपीट कराना है, एक ही काम को बहुत बार रिपीट कराना है, तो हम लूपिंग स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। जब बात करता हूं मैं लूपिंग स्टेटमेंट्स की, तो उसमें 3 टाइप्स आते हैं, फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल लूपिंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो लूप्स होते हैं ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं, उनका फ्लो चार्ट आप ऐसा बना रहे होगे, तीनों में से कुछ भी आ जाए उसमें फ्लो चार्ट ऐसा बनाओगे। डू व्हाइल का मैं अभी बता रहा हूं। सबसे पहले स्टार्ट होगा, एक कंडीशन होगी, एक सेकेंड, हाँ स्टार्ट होगा, एक कंडीशन होगी, कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, दोबारा से वहीं पे आओगे, कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, दोबारा कंडीशन चेक करोगे, कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट प्रिंट कराओगे, इस बार अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एंड कर दोगे। कुल मिला के इस तरीके से हमारा लूप चलता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, जो भी ये टास्क बोल रहा है उसको एग्जीक्यूट कराना है, अगर फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं कराना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए सबसे पहले हम फॉर लूप की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, वो डेफिनेशन थी उसको भी आप नोट कर लेना।
अगर मैं बात करूं फॉर लूप की, तो फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। किसी भी फॉर लूप के 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर लूप जब लिखोगे उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, फॉर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। मुझे क्या करना है, 1 से लेके 5 तक नंबर्स को प्रिंट कराना है। मैं क्या कहूंगा, मैं अपने प्रोग्राम को क्या कहूंगा कि भैया तू एक काम कर, 1 से चालू कर, और क्या करना कि हर बार जब तू कुछ प्रिंट करा रहा होगा तो उसमें +1 कर देना। जब +1 करेगा तो 1 पे +1 किया, क्या मिला 2 पे +1 क्या किया 3 पे +1 किया 4 पे +1 किया 5, और लास्ट हमने पहली कंडीशन क्या लगाई कि 1 से चालू कर, दूसरी कंडीशन क्या लगाई, एक एक करके बढ़ता जा, तीसरी कंडीशन क्या लगाई कि जैसे ही तू 5 पे आ जा वैसे ही रुक जाना। ये तीनों कंडीशंस हम यहां पे लगाते हैं। सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया कि 1 से चालू हो, कंडीशन लगाई कि 5 पे रुक जा, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया कि एक एक करके बढ़ते जाना। क्या इस एग्जांपल से समझ में आया कि भैया हमें इनिशियलाइज करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लगाना है, और एक कंडीशन देनी है कि जैसे ही तू 5 पे पहुंच वैसे ही रुक जाना। क्या करना, जैसे ही तू 5 पे पहुंच वैसे ही रुक जाना। इसी प्रोग्राम का एक एग्जांपल हम देख रहे हैं। यही सेम जो प्रोग्राम है इसको मैंने यहां पे लिख दिया है। हमने इनिशियलाइज किया, हमने सिंटेक्स लिखा फॉर के अंदर हमने इनिशियलाइज किया int i = 1। हमने क्या किया, एक i वेरिएबल डिक्लेयर किया, int नाम का डेटा टाइप उसका रहेगा, और उसके अंदर हमने 1 को स्टोर करा लिया। अब हमने एक कंडीशन लगाई कि i जब तक 5 से कम या 5 के बराबर हो, 5 से कम मतलब ये वाली सारी कंडीशंस, 5 के बराबर ये वाली कंडीशन, जब तक 5 से कम या 5 के बराबर हो आपको क्या करना है कि इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराना है, और हर प्रिंट कराने के बाद एक वैल्यू i++ पिछले वीडियो में बताया था ना, एक वैल्यू को बढ़ाते जाना। तो ये कंडीशन हमारी किस तरीके से चल रही होगी, थोड़ी सी मैं आपको उस पर नजर डाल देता हूं। सबसे पहला क्या होगा, int i 1 लिख के आ जाएगा, मतलब हमारे किसी प्रोग्राम के अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर, हमारे मेमोरी के अंदर 1 वेरिएबल बन चुका है, i नाम का वेरिएबल बन चुका है। सबसे पहले int i 1 से स्टार्ट किया। अब उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, क्या हमारा i जो कि अभी 1 है, क्या वो <5 है? हाँ जी भैया <5 है। क्या करोगे, इस कंडीशन को प्रिंट करा दोगे, cout i। अभी i की वैल्यू क्या है भैया 1 को प्रिंट करा दिया। अब उसके बाद इंक्रीमेंट कर देंगे 1 से। अब जो i की वैल्यू थी अब वो हो चुकी है 2, इंक्रीमेंट किया हमने 1 से, तो जो अब i की वैल्यू थी वो हो चुकी है 2। अब दोबारा चेक करो, क्या हमारा जो i है, जो हमारा i है वो 5 से कम है? हाँ जी भैया 2 5 से कम है। फिर क्या करोगे, इसको प्रिंट कराओगे, यहां पे 2 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा अब इंक्रीमेंट करोगे, क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमने यहां पे क्या किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक किया, प्रिंट कराया, इंक्रीमेंट किया, इनिशियलाइज किया, कंडीशन चेक किया, प्रिंट कराया, इंक्रीमेंट किया, फिर से कंडीशन चेक करोगे, फिर प्रिंट कराओगे, इंक्रीमेंट करोगे, फिर कंडीशन चेक करोगे, प्रिंट कराओगे, इंक्रीमेंट करोगे। अब अगर 2 को प्रिंट कराने के बाद इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 2 मेरा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 2 मेरा बन जाएगा 3, ये 2 मेरा बन जाएगा इंक्रीमेंट करने के बाद 3। इसके बाद कंडीशन चेक करूंगा, क्या हमारा 3 5 से कम है? हाँ जी भैया कम है, तो सी आउट कर दो 3, सी आउट कर दिया 3। दोबारा इंक्रीमेंट कराओ, दोबारा इंक्रीमेंट कराओगे 3 हो जाएगा 4। क्या 4 हमारा 5 से कम है? हाँ जी भैया 4 हमारा 5 से कम है, सी आउट i, सी आउट 5, सी आउट 4, 4 भी यहां पे प्रिंट हो गया। अब फिर से इंक्रीमेंट कराओ, फिर से इंक्रीमेंट कराओ, क्या हमारा i = 5, क्या हमारा 5 से कम या फिर 5 के बराबर है? हाँ जी भैया 5 के बराबर है, प्रिंट i 5। दोबारा इंक्रीमेंट करो 6। अब चेक करो, क्या हमारा 6 5 से छोटा या 5 के बराबर है? नहीं भैया, जो हमारा 6 है वो 5 से छोटा या 5 के बराबर नहीं है। तो अब इस लूप को टर्मिनेट कर दो, अब ये लूप जो हमारा पॉइंटर रहेगा वो आगे बढ़ जाएगा, प्रोग्राम के आगे जो लाइंस लिखी होंगी, फर्दर जो इसकी लाइंस लिखी होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी और हमें ये आउटपुट में मिल जाएगा। क्या ये फॉर लूप हमें समझ में आ गया? हाँ जी भैया समझ में आ गया। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा रहता है, एग्जाम में एज इट इज सेम लिख के आओगे और एक एग्जांपल लिख के आओगे जो मैंने आपको 1 2 3 4 5 का बताया।
बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया किस तरीके से फॉर लूप काम कर रहा है। आगे जब आप डीएसए वगैरह कर रहे होगे ना तो इसमें और ज्यादा पकड़ करेंगे हम, मगर अभी के लिए, अभी फिलहाल के लिए देखो, जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे ना सेकेंड सेमेस्टर वाले, उसके बाद से मैं हाँ इस चीज का भी आपको नॉलेज दे देता हूँ। एट एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, ये हमारा सेकेंड चैनल है जो अभी उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के 2024 वाले एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे वैसे ही हम इस एजुकेशन पॉइंट कोडिंग पे हो सकता है कि या तो फ्री C++ वगैरह चालू करवा दें, और उसके बाद जो डीएसए वाले बैचेस रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगने वाली है, बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, तो उसे हम शायद पेड रखेंगे। लेकिन ट्रस्ट अस, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन इज नोन फॉर अफोर्डेबिलिटी, तो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल रहे होंगे। जहां आपके मार्केट के कोर्सेज 6,000 7,000, अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जा रहे हो तो आपको 15,000 20,000 रुपए पे करना पड़ता है, वहां पे इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हो रही होगी। तो ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि ये पेड है या फिर फ्री आएगा, जो भी चीजें हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन कोर्स होगा। मतलब समझो ऐसा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, हर जगह का तोड़, हर इंडस्ट्री का तोड़ आपको इधर पे मिल रहा होगा। तो हम सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, तो वहां पे आपको मेनली ये सारी चीजों पे अपन इन डेप्थ काम कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपको वेरियस पैटर्न्स वगैरह प्रिंट करा के दे रहा हूँ। तो फॉर लूप अपन बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमें आरजीपीवी का एग्जाम निकालना है, तो अभी के लिए आप ये सब भूल जाओ। उसको जाके आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी हम कंटेंट डालना शुरू करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, अब फॉर लूप हमें समझ में आ गया, ये उसकी डेफिनेशन है, ये आप देख लोगे, इस चीज को आप नोट कर लोगे। ठीक इसी तरीके का होता है व्हाइल लूप। अब जो हमारी फॉर लूप रहती है, एक सेकेंड पढ़ ही देता हूं। द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइटरेशंस इज नोन, मतलब कि जब हमें ये 5 कि भैया 5 नंबर तक ही जाना है, जब ये नंबर ऑफ आइटरेशंस हमें पता हो कि 5 तक ही जाना है, तब हम फॉर लूप का यूज करते हैं। लेकिन जब हमें नंबर ऑफ आइटरेशंस ना पता हो, तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? When the number of iterations is not known beforehand, continues to execute as long as the specified condition is true. अब चलिए, यहां पे while loop में भी बहुत इजी रहता है। while loop में बल्कि और आपको इनिशियलाइज वगैरह और सारे चोचले नहीं रहते। बस while loop में क्या सीन रहता है कि आपको while लिखना है, उसके अंदर कंडीशन लिखनी है, जो भी कंडीशन है, और कोड को एग्जीक्यूट करा देना है। सबसे पहले हमने क्या किया, i नाम का एक वेरिएबल डाला, सेम वही चीज, i नाम का वेरिएबल एग्जीक्यूट कराया, 1 उसके अंदर वैल्यू हमने स्टोर कराई, while लूप लगाया। while के अंदर कंडीशन क्या थी कि जब तक i की वैल्यू 5 से कम या 5 के बराबर हो, इस फॉलोइंग कोड को एग्जीक्यूट करते जाना। तो ये सेम कोड ही है, लेकिन हमने इसको while लूप में इंप्लीमेंट करके दिखा दिया है। जैसे ही इसके अंदर आएगा, इसको प्रिंट करेगा, 1 प्रिंट किया, इंक्रीमेंट करेगा, y की वैल्यू 2 हो गई, फिर 2 प्रिंट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, y की वैल्यू 3 हो गई, 3 प्रिंट करेगा, एज इट इज 4 और 5 प्रिंट करेगा। तो ये हमारा while लूप चल जाएगा। अब while के बाद आएगा do while। while और do while में डिफरेंस क्या आता है? while और do while लूप में डिफरेंस क्या आता है मेरे भाई, कि देखो while की जो कंडीशन रहती है वो ऐसी लिखी हुई होती है। ध्यान से देख लो इसको पहले, while की जो कंडीशन रहती है वो ऐसी लिखी हुई होती है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो टॉप डाउन चलने वाला है। सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तभी ये अंदर का कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इस प्रोग्राम को बाईपास करके इसके आगे जो भी कोड्स लिखे होंगे उसको एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा। लेकिन डू व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता है। डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि पहले इस प्रोग्राम को हम एक बार एग्जीक्यूट करा देंगे, सिर्फ एक बार ये प्रोग्राम पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा कि क्या ये कंडीशन सही है। अगर ये कंडीशन सही है तो इस लूप को दोबारा चलाया जाएगा, वरना इसके आगे की जो प्रोग्राम है, इसके आगे जो लाइंस लिखी हैं उसको एज इट इज चला दिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, जो व्हाइल लूप है वो पहले कंडीशन को चेक करता है, उसके बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो डू व्हाइल लूप है वो एक बार सिंगल टाइम पहले एग्जीक्यूशन कर देता है, उसके बाद फिर कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो फिर अब अगला मतलब सेकंड नंबर वाला जो एग्जीक्यूशन है उसको किया जाता है, वरना अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ा जाता है। तो डू व्हाइल वाली कंडीशन में एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, बाकी इसमें एज इट इज कोई भी चेंज नहीं है। डू व्हाइल इज इक्विवेलेंट टू व्हाइल। तो ये वाली चीज भी आप नोट कर लोगे।
देखो फिजिक्स में कई मेरे को ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया आपने बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कहीं कहीं भी कर दी है। एक वीडियो थी जहाँ पे A12 का मैंने A21 कर दिया है गलती से। जब मैं इधर पढ़ा रहा होता हूँ, देखो एक मैं टीचर का पर्सपेक्टिव तुमको बता रहा हूँ, हमें जो बोर्ड है वो यहाँ से दिख रहा है, हमें जो बोर्ड है बहुत पास से दिख रहा है, आपको दूर से दिख रहा है। अब सपोज कि मैं यहाँ पे कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हम थोड़ा सा मेंटली उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाते चीजों के बारे में, शिफ्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ कोई चीज ऐसे लिखी हुई है, हमने गलती से क्या किया, यहाँ पे उसको दूसरा लिख दिया। लेकिन मेन फोकस क्या होना चाहिए कि भैया जो कॉन्सेप्ट है यहाँ A21 क्यों आया, कैसे आया। अगर आप उस डाउट को नोटिस कर पा रहे हो तो आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। एक छोटी सी मिस्टेक कि यहाँ A+B होना चाहिए, 1+2 होना चाहिए, तो इसका नंबर 3 ही आएगा। भैया ने अगर गलती से 4 भी लिख दिया है तो हमें 3 ही लिखना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट हर वीडियो में बहुत अच्छे बेहतरीन समझाए हैं, यहाँ भी जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन समझाए हैं, मगर इसके इम्प्लीमेंटेशन में अगर मैं कहीं पे थोड़ा सा 2+3 5 कर देता हूँ या 2+3 को मैं 7 लिख देता हूँ तो इट्स नॉट अ ब्लंडर। अपने हिसाब से आप उस चीज को मैनेज कर लो। आई एक्सपेक्ट कि मेरे जो स्मार्ट बच्चे हैं वो अपने हिसाब से चीजों को देख लेंगे, है ना, तो उस हिसाब से काम करना। अब गलती ठीक है, मैं मानता हूं अपनी गलती, मगर मेरा जो मेन फोकस है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने में है। ये छोटी छोटी गलतियां आप बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं। तो ये डू वाइल लूप की कहानी हो गई। अब जो फॉर और वाइल लूप के लिए है, मैंने वो लूपिंग स्टेटमेंट के टाइम पे एक फ्लो चार्ट बनवा दिया था, उसको दोबारा देख लो। चलो, ये जो फ्लो चार्ट है ये आपको फॉर और वाइल लूप में बनाना है। ये फ्लो चार्ट आपको फॉर और वाइल लूप में बनाना है। और ये वाला जो फ्लो चार्ट है, ये जो आपको फ्लो चार्ट है, इसको भी आप वाइल में बना सकते हो। ये वाला जो आपको फ्लो चार्ट है ये डू वाइल में बनाना है। सबसे पहले स्टार्ट होगा, इनिशियलाइज होगा प्रोग्राम, एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा डू। अब उसके बाद कमांड दिया जाएगा, वाइल कंडीशन होगी। कमांड मतलब कि जो आपका स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करी जाएगी, अगर ट्रू है तो दोबारा से कमांड को एग्जीक्यूट किया जाएगा, वरना एंड कर दिया जाएगा। तो ये वाला फ्लो चार्ट आप वहां पे बना सकते हो। बस ये वीडियो हमारी यहीं पे एंड होती है। ये वीडियो यहीं पे हमारी एंड होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक चीजों को सुनने के लिए। और विश्वास मानो, ये सीरीज में जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, ऊप्स की वीडियो हो गई, फंक्शंस की वीडियो हो गई, एरेज की वीडियो हो गई, डेटा टाइप्स की वीडियो हो गई, आपके एक पिछली वीडियो मैंने कौन सी बनाई थी भूल गया, इससे जस्ट पिछले वाली जो वीडियो थी वो आप देख लो, चाहे ये वाली वीडियो देख लो। ये आपका कोर बना रहा है, ये आपका जो प्रोग्रामिंग जर्नी है उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको अगर आपने मिस कर दिया, इसको अगर आपने अच्छे से ग्रास्प नहीं किया तो हो सकता है कि अगर आपको आगे प्रॉब्लम आने वाली। अभी के लिए रिवाइज करना, नोट्स अच्छे से बनाना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।